हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर और वर्ष 2022 तक यानी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं इसके प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। ये प्रश्न पत्र जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास, इसके अंदर टोटल 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो है 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं इस बुक को, तो इस बुक को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है 28 दिन के अंदर, जो आपके 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यहीं पे आधुनिक भारत के इतिहास का, तो आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 55 तक, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 55 तक यानी टोटल 14 वीडियो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 55 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। और ये टोटल जो है 14 वीडियो हैं। 14 वीडियो अप्रॉक्स 14 घंटे का है यानी 14 आवर्स का है ये पूरा वीडियो। और ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं पूरे 55 चैप्टर हैं, 14 घंटा और 14 वीडियो हैं और 14 घंटा में आपका समाप्त हो जा रहा है पूरा 55 का 55 चैप्टर। और यहाँ से अगर हम लोग बीपीएससी की अगर बात कर लेते हैं तो बीपीएससी में जो है 30+ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि 55 चैप्टर जो है 14 वीडियो में और 14 घंटा में कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बीपीएससी में यहाँ से काफ़ी फायदा होगा। और आप खुद जानते हैं कि मॉडर्न से कितना क्वेश्चंस आता है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है प्राचीन भारत के इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास का अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो है 5 वीडियो है जो आपके 5 घंटा का है। टोटल 5 वीडियो में बनाया हूँ प्राचीन भारत के इतिहास का। और टोटल जो है ये 5 घंटा में यानी 5 आवर में ये वीडियो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक मैं आपको बताऊं तो अब तक मैं आपको ये मौर्योत्तर काल यानी चैप्टर 1 से लेकर प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 10 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। आप इन वीडियो को देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियो का मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिलता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी, इन सारे वीडियो का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो चैप्टर 11 में क्या है, गुप्त एंड गुप्तोत्तर युग है। और चैप्टर 12 में है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो ये जो है अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आज का जो पहला टॉपिक है आज के सेशन का। तो इसके हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और ये इसके पहले क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुप्त वंश ने ... अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश जो है ये 319 से लेकर 500 ईस्वी में शासन किया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। तो 4 अश्वमेघ का जो संपादन किया था ये प्रवरसेन प्रथम ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो ये है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है ये देवगुप्त था।
प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था श्री गुप्त समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ये था आपके समुद्रगुप्त। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है ये आपके अशोक से भी संबंधित है और समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद का स्तंभ अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये आपको समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रयाग प्रस्ती किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो ये आपको देता है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में कौशल के शासक का नाम क्या था, तो कौशल के शासक का नाम जो था ये महेंद्र था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो ये है जहांगीर का लेख मिलता है। पृथ्व्या प्रथम वीर ये उपाधि थी, तो ये था समुद्रगुप्त का उपाधि था पृथ्वीव्या प्रथम वीर। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और यहां से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो कह रहा है कि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो ये बिल्कुल सही है। और देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना इसने किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। वह प्रयाग प्रस्ती की भी रचना किया था, तो ये बिल्कुल हाँ, ये प्रयाग प्रस्ती की रचना इसने किया था, तो ये आपका सही है। तो इसके हो जाएंगे 1 और 3 जो है ये सही है, तो ये आपके डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके जो राज्य हैं इससे हमको मिलाप करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर धनंजय की बात करते हैं तो ये कुस्तलपुर, नीलराज की बात करते हैं तो ये अवमुक्त, और उग्रसेन की बात करते हैं तो पालक्का, और विष्णु गोपा की बात करते हैं तो ये कांची। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद, देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछता है कि कुवत उल इस्लाम क्या है, तो ये मस्जिद है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो ये है आपके चंद्र के स्मृति में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो ये है गुप्त राजवंश। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हुनों ने जो है भारत के ऊपर जब आक्रमण किया था उस समय शासन था स्कंदगुप्त का। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था, तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो वो है स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था, तो ये था स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो ये है भीतरी स्तंभ अभिलेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं है, तो यह है अरब आक्रमण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है, तो शक विजेता जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम का, तो ये मंदसौर का अभिलेख है, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। पतिक की बात कर लेते हैं तो तक्षशिला का अभिलेख है, बिल्कुल सुमेलित है। और समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं तो एरन का अभिलेख है, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रभावती गुप्ता का, तो यह है उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, समुद्रगुप्त प्रथम की बात कर लेते हैं तो मंदसौर का अभिलेख है। पतिक की बात कर लेते हैं तो तक्षशिला के अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित है, और समुद्रगुप्त जो है ये एरन के अभिलेख से संबंधित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रभावती गुप्ता का, तो ये उदयगिरी में कोई ऐसा अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है।
अगला जो क्वेश्चन है फिर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, चंद्रगुप्त का जो शासक है उसकी रानियां जो थी ये कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त के शासक ये शासक थे और इनकी जो रानियां जो थी ये दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक थे और इनकी जो रानियां थी ये कुबेर नागा था। और कुमारगुप्त प्रथम की जो रानियां थी ये था अनंत देवी। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए जो है ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो ये हुए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुप्त में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक के पतन से संचालित होता है? तो ये होता है आपको ताम्रलिप्ति से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये है आपका ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई के लिए हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन। यहां पे हम लोग देखते हैं कुछ बंदरगाह हैं जैसे भरौच, कल्याण, काम्बे, ये आदि जो बंदरगाह थे इसे उत्तर भारतीय व्यापार होता था। किससे? भरौच, कल्याण, काम्बे। तो यहाँ पे देखिए कल्याण भी है, भरौच भी है, काम्बे भी है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, इसीलिए इसके आंसर जो होंगे ये ई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ अपने आरंभिक संस्कृति संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो इसमें से हमें जो सही है वो हमें सूचित करना है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो ये इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये है, ये कह रहा है कि इस सही कथन के आधार पर यहाँ से सही उत्तर हमें चुनना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो ये गलत बात है। और अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। तो ये बिल्कुल सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएंगे। कह रहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं? तो ये है वस्त्र उत्पादन से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है यह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो देखिए ये जो है इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे तो सुश्रुत की बात करते हैं तो ये शल्य क्रिया का जनक इनको कहा जाता है। आप इनका नाम जो है याद रखिएगा। यह काशी के रहने वाले थे और इनका काल जो है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं शौनक, तो ये शौनक जो ऋषि थे ये ऋग्वेद कालीन के ऋषि थे। और शुद्रक की अगर शुद्रक की बात करते हैं तो ये गुप्त कालीन नाटककार थे यानी साहित्यकार थे। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं सौमिल का, तो सौमिल जो थे ये गुप्तकालीन नाटककार थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सौमिल और शौनक जो है ये दोनों जो है सौमिल और शुद्रक जो है ये दोनों जो है गुप्तकालीन नाटककार थे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे शौनक का, तो ये ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। और यहीं पे सुश्रुत की बात कर लेते हैं तो ये शल्य क्रिया का जनक इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना, ये गुप्त काल के बारे में पूछ रहा है, गुप्त काल के समय में। तो गुप्त काल में सुश्रुत नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जो है आपको
बिहार लोक सेवा आयोग जो है अपने प्रारंभिक पत्र में ये इसके उत्तर जो है ए माना था, ठीक है। लेकिन तो इस तरह से आप इसको एक बार देख लीजिएगा अब अपने तरीका से इस क्वेश्चंस को। कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए औषधि के क्षेत्र में गुप्त काल में अपने कार्य के लिए इसमें से कोई नहीं जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र के संबंध नहीं है। तो ये है आपके भास्कराचार्य, लीलावती के लेखक थे। तो लीलावती के लेखक जो है ये भास्कराचार्य हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के आधार पे हमें यहाँ पे सही उत्तर इनमें से चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं पांचवीं शती ईस्वी में कोन के जया का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह भी बिल्कुल सही है। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हो जाएंगे केवल 1, 3 और 4। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। तो यह पाटलिपुत्र में स्थित था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है। तो ये है आपके छपनक। कालिदास किसके शासन काल में थे। तो कालिदास जो हैं ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये आर्यभट्ट ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो ये है आपके दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है रूपक। देखिए रजत मुद्रा को रूपक और स्वर्ण मुद्रा को दिनार। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो ये बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है एरन से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की है। तो गुप्त संवत की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की है और इसकी प्रारंभ तिथि जो होती है ये 319 ईसा पूर्व से होती है। यहाँ पे है सम्राट दिया गया है और यहाँ पे विरुद्ध दिए गए हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं। अगर अशोक की बात करते हैं तो प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो पारक्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो क्रमादित्य। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये सी सही हो जाएंगे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यह है गुप्त काल का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया था। तो यह है गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यह कहा जाता है गुप्त वंश के शासनकाल को। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो यह था आपको इनमें से किसी भी काल में नहीं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में जो भूमि का राजस्व दर था यह उपज का 6ठा भाग था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो यह था 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। तो हिंदू विधि के द्वारा जो मान्य कर था यह उपज का 6ठा भाग था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलावाप या फिर द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं। तो ये करते हैं भू माप के लिए। गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो ये है ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो ये है विदक भागम।
तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो ये था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान जो है ये हून का था। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये किया था आपको यशोधर्मन। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया तो वो है शुंग यून। चीनी यात्री शुंग यून ने भारत की यात्रा की थी तो ये किया था 515 से 520 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से जो सही है उसको कूट में आधार पर दीजिए, यानी सही उत्तर को हमको चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे तो ये बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन जो था ये नितांत केंद्रित था तो ये गलत है। और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था तो ये बिल्कुल बात सही है। तो इस तरह से जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान में बलात्श्रम यानी विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल यानी ऑरिजिनेटेड हुआ था तो ये हुआ था कहाँ से? तो ये भारत में। शतरंज का खेल जो है भारत में ऑरिजिन है इसका। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक जो मृच्छकटिम का विषय क्या था? तो ये था एक धनी व्यापारी और एक गणित की पुत्री के प्रेम कथा। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है कपिल का। कपिल मुनि द्वारा प्रतापित दार्शनिक प्रणाली है तो ये है आपको संख्या दर्शन। संख्या दर्शन प्रतिपादित किया गया है तो ये किया गया है आपको कपिल के द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में शाक्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ कह रहा है कि इनमें से जो सही है उसको हमें चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे सांख्य या फिर पूर्व जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है तो ये बिल्कुल गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। कह रहे हैं यहाँ पे कथन 1 कथन 2 दिया गया है और इसमें से जो है हमें सही को चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग कपिल साक्य की बात करते हैं तो कपिल साक्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे तो ये बिल्कुल सही है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों सही हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है पतंजलि। योग के आविष्कारक थे तो योग के आविष्कारक जो हैं ये पतंजलि हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग का अंश जो है ये अनुस्मृति जो है ये नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। नाव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये है आपके गंगेश और उदयन। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो यह जो उक्ति है ये चाणक्य की है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो ये करता है आपको चाणक्य।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक चावर्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो ये है आपका काम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चावर्क दार्शनिक प्रणाली है, तो चावर्क जो है ये लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो है ये गौतम थे। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो ये है गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो ये है गौतम। देखिए यहाँ पे न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कन्नाद और मीमांस जैमिनी। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिए। ये टेबल जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने 67th या फिर 66th बीपीएससी का जो पेपर है या फिर सीडीपीओ का, इसमें आप देखेंगे वैशेषिक के बारे में पूछा गया है। मीमांस के प्रणेता थे, तो मीमांस के जो प्रणेता थे वो जैमिनी। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को हमें मिलाप करना है, तो आइए हम लोग यहाँ से देखेंगे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ये दर्शन है और यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो न्याय दर्शन जो है ये तार्किक चिंतन से मोक्ष प्राप्त होता है। मीमांस दर्शन में आपको वैदिक अनुष्ठान करना होता है और सांख्य दर्शन में आपको वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना होता है। वेदांत दर्शन में आपको आत्मज्ञान से, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे षड दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ दर्शन दिए गए हैं और यहाँ पे प्रवर्तक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। न्याय दर्शन की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक का नाम है गौतम। मीमांस दर्शन की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक का नाम है जैमिनीय। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो कपिल मुनि। और वेदांत दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो ये है बद्रायन। वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो ये है कन्नाद मुनि। और योग दर्शन की बात करते हैं तो ये है पतंजलि। तो इस तरह से आप इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा से संबंधित है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये है आपके मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो अपूर्व का सिद्धांत जो है ये मीमांसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये है वैशेषिक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? तो ये है आपको लोकायत और कपालिक। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन जो है ये चावर्क को कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक है ये शंकराचार्य हैं। शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है ये शंकर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो यह है ज्ञान। आप ज्ञान के द्वारा जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अद्वैत वेदांत के अनुसार। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो ये है आपके अभिनव गुप्त। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधव का जो है संबंध है, लेकिन अभिनव गुप्त का संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे उतना अच्छा तरह से नहीं दिया गया है। यहाँ पे संवत्सर और जो है ये किस समय में इसकी गणना किया गया था वो दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम लोग विक्रम संवत्सर की बात करते हैं, देखिए विक्रम संवत की बात करते हैं तो ये आपको जो है 58 ईसा पूर्व में दिया गया था। ये 58 ईसा पूर्व में हो जाएगा। अगर हम लोग विक्रम संवत की बात करते हैं तो शक संवत की बात करते हैं तो ये आपका 78 ईसा पूर्व में होगा, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और गुप्त संवत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 320 ईसा पूर्व में। अगर हम लोग कली संवत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3102 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। शक संवत जो है 78, गुप्त संवत जो है ये 319, और भारत में जो है मुसलमान शासन का युग जो है 1192 से शुरू हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है 4 पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो ये 601 वर्ष हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे शक संवत का प्रारंभ जो होता है 78 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का जो प्रारंभ है ये 57 या फिर 58 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग पुलकेशिन प्रथम के बदामी शिलालेख को विक्रम संवत में दिनांकित करने के लिए हमें जो है वर्ष 465 में 78 या और 58 को जोड़ना होगा, जो इस प्रकार है। तो इस प्रकार आपके 601 हो जाएंगे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस का, तो कह रहा है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष है ये 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 634। पुराणों के अनुसार जो है चंद्रवंशीय शासकों का मूल्य स्थान था, तो ये था प्रतिस्थानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो मौखरी शासकों की राजधानी जो थी कन्नौज था। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत यानी उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था, तो यहाँ पे हमें देखना है और इसको कह रहा है कि प्रयोग कर सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए, मगध का था, इसके बाद जो था आपको थानेसर पुष्यभूति का था, पुष्यभूति। कन्नौज के मौखरी का था, और ये था वल्लभी के मैत्रिक का। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है, तो यह है कल्हण। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है आपके बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो ये था कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित किया था, तो ये किया था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो यह है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय वर्ष था, तो यह था 618 ईसा पूर्व। कविवान निवासी था, तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे बाणभट्ट की बात कर लेते हैं, तो ये इनका जन्म जो है बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित है पृथ्वीकुट्टा नामक गांव में हुआ था, और इनके पिता का नाम था चित्रभानु और माता का नाम था राजदेवी। हेनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था ये सम्राट हर्ष के शासनकाल में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ये है हेनसेंग। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग हेनसेंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला जो है, देखिए यहाँ पे जो हमें कह रहा है कि सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो ये गलत है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय
के साधन थे, तो ये बिल्कुल सही है। और व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये बिल्कुल सही है। ये तो आज भी होता है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। हर्ष के दरबार में हेन सेंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये भेजा था उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हेन सेंग चीन के तांग वंशी शासक ताई शुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। और आप यहां से देख सकते हैं, यहां से कोई नहीं होगा। और तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई शुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिमी देश में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हेन सेंग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से, देखिए, न कि दूत के द्वारा, यानी वो स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष में 629 में प्रस्थान किया। और भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृतज्ञों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। करा कि हेन सेंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर जो था, यह था मथुरा। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौशे शब्द का प्रयोग जो है ये रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री हेन सेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। आज भी भारत में हेन सेंग को याद करने का मुख्य कारण है, तो यह है सीयू की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो यह है हेन सेंग। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो यह है हेन सेंग से। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, देखिए, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगर हम लोग चीनी यात्री इत्सिंग की बात करते हैं तो 671 से 695 तक जब वो युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ जो है ये बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा उसने जाहिर किया था और विश्व भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और वह अकेले कैप्टन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा और वह दक्षिण के समुद्री मार्गों से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित बताता है? तो ये आपको बताता है विनिमय पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख जो है ये इन तू के नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो ये है मुसलमान। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार है, तो यह है नालंदा। नालंदा कहां पर स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो यह थे कन्नौज। कन्नौज जो है यह गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे एसर्शन है, ये रीजन है और इसमें से कह रहा है कि कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे सामंतवाद का विकास जो है ये गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, तो ये बिल्कुल सही है। और इस काल की भूस्वामी मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये रीजन जो है ये भी बिल्कुल सही है, ये सपोर्ट भी करता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। यहाँ पे है एक कथन दिए गए हैं, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। अगर चीनी यात्री की हम लोग बात करते हैं, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया था, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि चीनी यात्री हेन सेंग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमें कौन सा सही है, तो सही न एक है और न ही वो दो है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये विदेशी यात्री है और ये भारत का भ्रमण जो किया था वो वर्ष है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे। कह रहा है कि फाहियान के भारत भ्रमण का जो काल है केवल 10 वर्ष है, जो 402 से 412 ईस्वी तक रहा।
जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 ईस्वी तक रही। हेन सेंग का जो भारत भ्रमण है ये 629 से 645 ईस्वी तक रही। इत सिंह का जो भारत भ्रमण है ये 671 से 695 ईस्वी तक रहा था, और जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत भ्रमण किया था। तो इस तरह से आप इसको जो है इम्पोर्टेंट मानकर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को हमें चुनना है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेन सेंग, अबूज ईद, अल्लमसुद्दी और अल बरूनी ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। सांबुपुर यात्रोत्व सूर्य पूजा से संबंधित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे 1 और 2 दोनों सही है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, तो यहाँ से हमें कह रहा है कि इसका हमें सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय जो है ये बिल्कुल सही है। अगर सामंत और उनके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध बनाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो है ये केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, तो ये 4 मठ जो है जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम से सम्मिलित नहीं है, तो देखिए पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम ये तो सम्मिलित है, मानसरोवर जो है ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं हरिसेन और हर्ष, तो ये जोड़ा जो है आपके सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग रवि कृति की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय सही है, सुमेलित है। भवभूति की बात करते हैं तो कनौज के यशो बर्मन ये भी सही है, और डांडी की बात करते हैं तो नरसिंह बर्मन ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। यहाँ पे राज दरबारी कवि है और ये राजा है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि था। कालिदास की बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज दरबारी कवि था, और एवं नवरत्नों में से एक थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का सांधी वृहिक सचिव, और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को हमें चुनना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सही जोड़ा। अगर भोज की बात करते हैं तो धार, दुर्गावती की बात करते हैं तो गोंडवाना, समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो विदिशा, और अशोक की बात करते हैं तो उज्जैन। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थल है और वर्तमान में राज्य है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, भीलसा की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है, और द्वार समुद्र की बात करते हैं तो कर्नाटक के हलीबिड्डू में है। गिरिनगर की बात करते हैं तो ये गुजरात में है, और अस्थानेश्वर की बात करते हैं तो ये हरियाणा में है। तो इस तरह से ये इस सेशन का जो पहला टॉपिक था वो एंड हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक यानी प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की तरफ। तो इसमें भी है, हम लोग इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में देखा गया है। कह रहा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये कौन थे? चंदेल। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खजुराहो का जो कंदरिया महादेव की जो मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो कंदरिया महादेव की जो मंदिर है ये आपको चंदेल ने बनवाया था। किस राजवंश ने भारत को
प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं तो ये है चंदेल राजवंश। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो खजुराहो के मंदिर जो है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो ये है चंदेल राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो देखिए खजुराहो में जो है मातंगेश्वर मंदिर जो है ये समर्पित है, तो ये किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। निम्न में से कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है, तो देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये खजुराहो में है। 64 योगिनी की मंदिर जो है खजुराहो में है। चित्रगुप्त की मंदिर जो है ये भी खजुराहो में है। और दशावतार के मंदिर जो है ये खजुराहो में नहीं है। कह रहा है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह कक्ष पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं इसके डिजाइन के लिए यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो सूची 1 के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे स्तूप है। स्तूप जो है ये सांची में है। चित्रकारी की बात करते हैं तो बाघ है। कनिष्क के सिर विहीन मूर्ति की बात करते हैं तो ये मथुरा में है। और दशावतार मंदिर की बात करते हैं तो ये देवगढ़ में है। इस तरह से इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो ये आपके मांडू का महल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, और यहाँ से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, तो ये बिल्कुल जो है ये आपके सही है। अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि लाखरा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है जो बदामी के चालुक्यों से संबंध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो हम लोग अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाहर रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करते हैं कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तो ये द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। इस तरह से आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है, तो ये है ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये है कन्हेरी में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अब्बू का जैन मंदिर किससे बना है, तो अब्बू का जो जैन मंदिर है ये संगमरमर से बना है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है, तो पालीताना मंदिर जो है ये आपके भावनगर में अवस्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, तो ये है शैव धर्म के लिए एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक हैं ये आपके बौद्ध और जैन दोनों के लिए हैं, तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो ये है आपके एलिफेंटा की गुफा जो है ये त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक है अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन और दूसरा है गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है, तो ये है बाघ गुफाएं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं, तो ये है नासिक, एलोरा और अजंता में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये है आपके अजंता। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है ये आपको राष्ट्रकूटों ने करवाया था।
भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं एलोरा में जो गुफाएं हैं ये विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, तो एलोरा में जो है गुहा मंदिर है ये आपके संबंधित है, तो ये आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन तीनों से आपके संबंधित हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये हैं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये हैं आपके एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये है आपके कैलाश मंदिर एलोरा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो ये माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूट ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? तो ये है राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, तो ये है कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये है आपके जैन धर्म। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो ये हैं आपके महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो यह है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। यहाँ पे गुप्त मंदिर है, यहाँ पे स्थान है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग गुप्त मंदिर की बात करते हैं तो ईंट निर्मित मंदिर जो है ये भीतर गांव में स्थित है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में है और शिव मंदिर जो है ये भूमरा में है। विष्णु मंदिर की बात करते हैं तो ये एरन में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6ठी सदी में के मध्य में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। और ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशय यानी सहायता दिया था? तो ये दिया था वाकाटक ने। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यह है आपको जातक कथाएं से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो आपके जो है अजंता की गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। जो हमारा अजंता की गुफा है, लोपाक्षिक मंदिर है, सांची स्तूप है, तो इसमें से कह रहा है कि भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाता है? तो ये जो है हमारा केवल 1 और 2 यानी अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है ये भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पे कथन 1, कथन 2, कथन 3 दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको हमको चुनना है। तो आइए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पटचित्र, ये उड़ीसा की चित्रकारी कला है। अगर पटचित्र आपसे पूछ ले कहाँ की चित्रकारी कला है, तो ये आपको उड़ीसा की चित्रकारी कला है। और इसका जो है मुख्य विषय क्या है? भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि हैं। मंजूषा चित्रकला की अगर बात कर लेते हैं तो ये भागलपुर यानी अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये भागलपुर अंग देश यानी बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स।
मंजूषा का अर्थ क्या होता है? बॉक्स होता है। और यहाँ जो है बांस, जूट और पेपर यानी कागज के सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। अगर हम लोग बात यहीं पे कर लेते हैं पिथौरा चित्रकला का, तो ये जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार जो है उपयुक्त तीनों कथन जो है सत्य है, लेकिन प्रश्नगत जो है ये डी में सभी चारों कथन की बात है, तो जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन ही दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर जो है ये सिर्फ 3 कथन दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में क्या लिखा है? सभी चारों कथन सही है। तो ये बात जो है गलत है। तो ये तीनों कथन जो है ये सही है इनके बारे में। सॉरी, यहाँ पे जो है ना कथन 1, कथन 2 और कथन 3 जो है ये सही है। तो इसमें आपके कोई भी ऑप्शन नहीं है, न ये है, न ये है, न ये है। तो यहाँ पे चारों कथन दिया गया है, तो ये आपके मिस्टेक है। यहाँ पे 3 कथन जो है सही है, तीनों के तीनों कथन जो है आपके सही है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें जो है ये सम्मान है? तो ये जो है आपको दोनों में शिलाकृत स्मारक है, ये बातें जो है ये समान है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो ये मिलाप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम्पी जो है ये कर्नाटक में है, नागार्जुन कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा में है, और अरिका मेंडू जो है ये पुडुचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किसे कला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ब्लैक पंगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पंगोडा जो है ये कोणार्क में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो ये है कोणार्क मंदिर। मठौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके गुजरात में। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो ये है मठौरा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये है आपके उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है आपके नागर शैली में निर्मित है। जगन्नाथ पुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियां बनी हैं, तो ये बनी है आपकी लकड़ी से। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये आपको कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये है आपको कंपुचिया में। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य बर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए हैं? तो ये हुए हैं अंकोर वाट में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा में स्थित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य है ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया है, तो ये कराया गया है पल्लवों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है ये बनवाया गया था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह सिंह बर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह सिंह बर्मन 1। मामलापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायित्व थे? तो ये है पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये है आपके द्रौपदी का रथ मंदिर जो है ये सबसे छोटा है।
निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड के हमें सही उत्तर को चुनना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये सप्तगौड़ा का मंदिर सबसे नंबर 1 पे होगा, फिर इसके बाद आपके आएंगे महाबलीपुरम का मंदिर नंबर 2 पे हो जाएगा, और इसके बाद आएंगे आपके ये बृहदीश्वर मंदिर जो होंगे ये तीसरे स्थान पे आएंगे, और ये जो होंगे ये चौथे स्थान पे आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपके ऑप्शन जो होंगे ये डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो यहाँ पे स्थान दिया है, स्मारक दिया है, आइए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग एलिफेंटा गुफा की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये 5वीं-6वीं शताब्दी में 7 गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ जो है गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण जो है ये चामुंडराय ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था और ये भी क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है। अगर ऐतिहासिक स्थल है, ये राज्य है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भीमबेटका की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। हम्पी की बात करते हैं तो कर्नाटक में है और मानस की बात करते हैं तो ये असम में है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है। तो यहाँ पे हमें किसका सुमेल है वो हमें देखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसका देख लेते हैं। अगर एलोरा की बात करते हैं तो ये आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलोरा की गुफाएं ये शक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये शैलकृत गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये गुफाएं विभिन्न कलों से बनी हैं किंतु शकों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है सुमेल है, तो ये तो सुमेल नहीं है। अगला जो है कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर जो है ये पल्लवों शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर जो है ये पल्लवों के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर यह है पांडवों के द्वारा और महाबलीपुरम मंदिर जो है ये पल्लवों के द्वारा। तो देखिए महाबलीपुरम के मंदिर जो है पल्लवों के द्वारा है, मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपको पांड्यों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं खजुराहो के मंदिर का तो ये जो है चंदेल के द्वारा, ये आपके सही है। खजुराहो के मंदिर जो है ये चंदेल के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसमें जो है सुमेलित है, तो सुमेलित आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें यहाँ पे मिलाप करना है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। सारनाथ जो है ये वाराणसी, सारनाथ यानी वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था और इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। आबू जो है ये राजस्थान के दिलवारा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी और सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योति मठ की स्थापना किया था और बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए जो होंगे वो सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, हवा महल जयपुर में है और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए जो होंगे ये सही हो जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है और ये जो है कौन सा है, सूर्य मंदिर के लिए जो विख्यात है और इसमें से सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए ये अरसवल्ली जो है ना ये सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन हो जाएंगे केवल ए। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ से हमें फिर मिलाप करना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। नालंदा ये विश्वविद्यालय है, सारनाथ जो है ये अशोक स्तंभ है, सांची जो है ये स्तूप है और कोणार्क जो है ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो ये है आपके सिंधु और झेलम। कह रहा है कि सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित हैं। तो ये है आपके दतिया के निकट यानी मध्य प्रदेश में। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में है और यहीं पे 103 जैन मंदिर बने हुए हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन
तीर्थ स्थल स्थित है तो ये है मध्य प्रदेश में। दिलवारा जैन मंदिर स्थित है तो ये है माउंट आबू यानी राजस्थान में। देखिए दिलवारा के जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू यानी सिरोही राजस्थान में स्थित है। और सबसे प्रसिद्ध जो है बिमल वाहसी मंदिर है जो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवारा जैन मंदिर है तो दिलवारा जैन मंदिर आपको कहाँ है, माउंट आबू के अरावली पर्वत पर। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है तो ये है आपके हम्पी में। और हम्पी कहाँ है, ये कर्नाटक में है। ये कितनी बार क्वेश्चन से पूछा गया है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है और हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ जो है विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नगर द्रविड़ और बेसर हैं। नागर द्रविड़ और बेसर ये क्या है तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है तो पंचायतन शब्द जो है ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। कह रहा है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है तो ये है सीतापुर। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। और कह रहा है कि विख्यात ये मूर्ति शिल्प है और दूसरा जो है ये स्थल है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देख लें तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात कर रहा है तो कि एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीत्य तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं तो ये अजंता में है तो ये बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं विशाल गोलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या यानी गंगा अवतारण यह मल्लपुरम में है तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था तो ये है धौली स्थित शैलकृत हाथी का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो इस तरह से जो है ये आज के सेशन का जो सेकंड टॉपिक था ये भी यहीं पे एंड होता है और आज का सेशन भी यहीं पे एंड होता है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।